हेलो स्टूडेंट, आज जो अपनी क्लास है उसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं। वो क्लास थी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हिस्ट्री की थर्ड क्लास थी, है ना। कौन सी क्लास थी? थर्ड वाली। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी हिस्ट्री की फोर्थ क्लास, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो वो कंटिन्यू करने से पहले वो थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट, उसके बाद अपनी चौथी क्लास रहेगी, ठीक है ना। जिसने भी ये क्लास देखनी है इससे पहले आप लोग 3 क्लासें देख ले, तो यहीं से आपकी लिंक बन जाएगी और यहीं से आप लोगों को कंटिन्यू समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पहली जो क्लास थी उसमें क्या देखा था अपनों ने? देखा था कि हिस्ट्री को मेनली कितने भागों में बांटा गया है और हिस्ट्री को क्या क्या बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको देखा था। सबसे पहले वाली कौन सी थी? प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है कि इस वाले इतिहास में यह इतिहास न तो लिखा गया है और जब लिखा ही नहीं गया है तो ये भी नहीं पढ़ा गया है। तो ना तो लिखा गया है और नहीं पढ़ा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक के अंदर कौन सा इतिहास आएगा जिसके अंदर न तो कोई लिखित साक्ष्य है और जब लिखित ही नहीं है तो उसको पढ़ा कैसे जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड पढ़ा था इससे के बाद आद्य ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ा था? आद्य ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक की क्या विशेषता है कि इसके अंदर अपने को पुरातात्विक स्रोत या लिखित जानकारी तो मिलती है, लेकिन अपने को यानी अपन इतने विकसित नहीं हुए कि जो इस लिपि को हम लोग पढ़ पाए। तो इसके बारे में क्या विशेषता है कि इसके बारे में लिखित साक्ष्य तो है, बट क्या है कि हम इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। यानी इसके अंदर जो मेन देखेंगे वो पढ़ रहे थे हम लोग सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता किसके अंदर आती है? तो आद्य इतिहास के अंदर आती है। इसके अंदर जो देखेंगे तो इसके अंदर कौन आएगा? पाषाण काल आ जाएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट था इसका ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, जिसकी हम लोगों को लिखित जानकारी मिली है और लिखित जानकारी के साथ साथ में हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो इस वाले काल को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। चलो, तो सिंधु सभ्यता में हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो सिंधु सभ्यता क्या पढ़ रहे थे? सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता को ही क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। और हड़प्पा क्यों बोला जाता है ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के टोटल बात करें स्थलों की तो 250 से ज़्यादा स्थल अपने को मिले हैं खुदाई के दौरान। तो उसमें से सबसे पहला जो स्थान था वो कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा स्थल था। उस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ चुका है, ठीक है। चलो, अब इसमें से 250 है तो 250 में से सबसे ज़्यादा नहीं आते अपने को। मेन 10 से 11 स्थल देखने। कितने देखने? 10 से 11। तो 10 से 11 में से 5 तो मैंने आपको पुराने वीडियो में बता दिए थे। अब आगे के 5 और देखने अपने को, ठीक है ना। चलो, तो 10 कौन कौन से एक बार मैं नाम लिखवा देता हूँ और रिवाइज करा दो। सबसे पहला जो पढ़ा था वो कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा पढ़ा था? हड़प्पा। इसके अंदर कि इसकी खोज किसने करी, ठीक है, कब खोज हुई, इसके किस नदी के किनारे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। इसके बाद सेकंड जो स्थल देखा था वो कौन सा था? चन्हूदड़ो। कौन सा था? चन्हूदड़ो। इसकी क्या विशेषता थी कि इसकी जो खोज थी वो किसने करी थी? गोपाल मजूमदार ने करी थी, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ से जितने भी चीज़ें वगैरह, वस्तुएं वगैरह जो मिली है वो किससे? महिलाओं से रिलेटेड मिली है, ठीक है ना। जैसे अलंकृत ईंटें हो गई, मेकअप का सामान हो गया, वो सारी चीज़ें कहाँ से मिली थी? चन्हूदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद जो तीसरा स्थल देखा था अपनों ने वो कौन सा देखा था? मोहनजोदड़ो। कौन सा देखा था? मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन देखे थे? यहाँ से क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला हो गया। इसके अलावा शवों के ढेर हो गए, तांबों के ढेर हो गए। ये सारी चीज़ें अपने को कहाँ से मिली थी? तो ये सारी चीज़ें अपने को मोहनजोदड़ो स्थलों से मिली थी। मैंने मैप के थ्रू भी आपको बता दिया था कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस जगह है और ये सारी चीज़ें कहाँ पर। चलो, इसके बाद चौथा जो स्थल देखा था, चौथा कौन सा स्थल था? रोपड़। क्या नाम था? रोपड़। वर्तमान की बात करें तो रोपड़ कहाँ पर है? तो रोपड़ वर्तमान पंजाब वाले क्षेत्र में है। कहाँ पर है? पंजाब वाले क्षेत्र में। किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। इसकी खोज किसने करी थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी, ठीक है ना। जिसने नहीं देखे वो पिछले वीडियो में देख ले। पांचवा जो स्थान देखा था वह कौन सा था? बनवाली। कौन सा था? बनवाली। ये वर्तमान बात करें तो वर्तमान भारत में कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये भारत के हरियाणा वाले क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता है बनवाली। रंगोई नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह ने इसकी खोज करी थी। चलो, ये 5 अपनों ने देख लिए थे, 3, 4, 5। अब आज जो अपनी क्लास रहेगी, ठीक है ना, वो टेक्निकल इशू की वजह से वो क्लास छोटी हो पाई थी। अब आज जो देखेंगे अगले इसके बाद के 5 देखेंगे। तो अगले 5 कौन से? छठा नंबर का जो अपन देखेंगे वो कौन सा? कालीबंगा। क्या देखेंगे? कालीबंगा स्थल, ठीक है। इसके बाद 7वां जो देखेंगे धोलावीरा। धोलावीरा, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान, ये वाला राजस्थान में, ये और ये गुजरात में। 8वां जो स्थान देखेंगे
ये है रंगपुर, रंगपुर, ठीक है। 9वां जो देखेंगे सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर, कहीं के कोंगेडोर भी आता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सूत कांगेडोर। 10वां जो स्थल है, 10वें स्थल का नाम है लोथल, लोथल, ठीक है ना। तो ये आज इस वीडियो में इन 5 को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कालीबंगा से क्या क्या चीज़ें मिली है, इसकी खोज किसने करी है और किस नदी के किनारे, तो ये देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा देखना है? कालीबंगा देखना है, कालीबंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में कालीबंगा कहाँ पर है। तो भारत की बात करें तो वर्तमान में ये राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान वाले क्षेत्र में करता है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे था? तो उस टाइम के ये गग्गर नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? गग्गर नदी के किनारे। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे था, तो किस नदी के किनारे था? गग्गर नदी के। कहाँ पर है वर्तमान में? तो राजस्थान में, ठीक है। चलो यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, तो सबसे पहले जो अपने को याद रखना है, जो चीज़ मिली है सबसे पहले यहाँ से मिले जूते हुए खेत, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले कि भारत में सबसे पहले जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले अपने को कालीबंगा से। कहाँ से मिले? काली। अब अपने को याद रखना है, देखो खेत वगैरह जुतते हैं, आज की डेट में देखें तो ट्रैक्टर वगैरह से जुतते हैं, लेकिन पुराने ज़माने की बात करें तो खेती के लिए यानी जोतने के लिए काय का यूज़ करते थे? हल का, ठीक है। तो हल के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? तो हल के साक्ष्य भी अपने को कहाँ से मिले? तो वो भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से। तो आपको 2 बातें ये याद रखनी है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। हल के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा से, ठीक है। चलो तीसरी बात याद रखनी है यहाँ से अपने को, यज्ञ के सामान, यज्ञ के सामान भी अपने को कहाँ से मिले? तो यज्ञ के सामान भी अपने को कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इससे याद रखना है कि यज्ञ के सामान, ज़्यादातर जो यज्ञ वगैरह होते हैं तो इसमें महिला वगैरह भी बैठती है, यानी जोड़े से बैठा जाता है ज़्यादातर अपन लोग देखें तो जो महिलाओं से रिलेटेड आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो मिले चूड़ियाँ मिली गई। क्या मिली गई? चूड़ियाँ। तो चूड़ियों के भी साक्ष्य कहाँ से मिले? तो चूड़ियों के साक्ष्य मिले अपने को कालीबंगा से। 4 याद रखें, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा, हल के साक्ष्य कालीबंगा, यज्ञ का सामान कालीबंगा, और चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा से। एक और बात यहाँ से, एक और चीज़ अपने को याद रखनी है, अलंकृत ईंटें। क्या मिली है? अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें यानी ईंट वगैरह पे जो डिज़ाइन करी हुई, डिज़ाइनदार ईंटें, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि डिज़ाइनदार ईंटें कहाँ से अपने को मिली है? तो वो भी कहाँ से मिली अपने को? कालीबंगा से। कालीबंगा से अपने को मेन ये 5 चीज़ें याद रखनी है, कहाँ पर है और किस नदी किनारे। चलो एक और बात ये है कि इसकी खोज किसने करी, यानी खोजकर्ता कौन है, ये भी पूछता है। तो इसकी खोज करिए वीके थापड़, वीके थापड़ और बीके लाल ने, वीके थापड़ और बीके लाल ने इसकी खोज करी है, ठीक है ना। इतना अपने को पता होना चाहिए। तो ये कालीबंगा अपना कंप्लीट हो चुका है। चलो नेक्स्ट कौन सा है, इसके बाद देखते हैं। अब कौन सा बच रहा है, तो देखते हैं धोलावीरा। इसके बारे में क्या क्या विशेषता है। तो धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा, धोलावीरा, ठीक है। तो धोलावीरा जो स्थल है ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो धोलावीरा स्थल वर्तमान में गुजरात वाले क्षेत्र में। कहाँ पर है? गुजरात वाले क्षेत्र में। इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी ये विशेषता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोला। अब यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन होगा आप लोग। क्या है? कहीं कहीं आप लोग देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो और कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको ये धोलावीरा। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या है? देखो क्वेश्चन पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो क्या लगाओगे? धोलावीरा। लेकिन देखो अब मैं यहाँ आपको थोड़ा उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक जिला है इंदौर। कौन सा है? इंदौर। जो एमपी के स्टूडेंट होगा उनको थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा ना इंदौर है क्या है, ठीक है। ये वाला जो है मान लो ये है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कौन सा है? जिला। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों जिलों में से कौन सा जिला बड़ा है, तो आप क्या बताओगे? सर छिंदवाड़ा बड़ा है, ठीक है। छिंदवाड़ा बड़ा है और इंदौर छोटा है। लेकिन शहर की बात, ये पूरा जिला कौन सा हो गया? इंदौर हो गया, ठीक है। ये वाला पूरा जिला कौन सा हो गया? छिंदवाड़ा हो गया। अब मैं जैसे मान लो इंदौर जिले के अंदर एक इंदौर शहर भी होगा और छिंदवाड़ा जिले के अंदर छिंदवाड़ा शहर भी होगा।
तो मैंने आपसे पूछा सिंपल सा क्वेश्चन कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आपने क्या बता दिया कि छिंदवाड़ा जिला बड़ा है। लेकिन मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि इंदौर और छिंदवाड़ा में कौन सा बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे सर शहर की बात करोगे तो कौन सा बड़ा है, इंदौर बड़ा है, ठीक है ना, और छिंदवाड़ा छोटा है। शहर के मामले में इंदौर बड़ा है और जिले के मामले में इंदौर छोटा है। तो उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, धोलावीरा। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछे कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, क्या पूछे, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो नगर की पूछेगा तो आपको आंसर बताना है मोहनजोदड़ो। क्या बताना है, मोहनजोदड़ो। इन दोनों में आपका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे डाउट वगैरह नहीं रहना चाहिए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसी के साथ 7 हो गए, ये 7 हो गए, ये ना धोलावीरा भी देख लिया, कालीबंगा भी। नेक्स्ट देखते हैं रंगपुर, ये दोनों छोटे छोटे, इसके बाद इसको थोड़ा डीप में देखेंगे। रंगपुर, रंगपुर ये कहाँ पर है वर्तमान में, रंगपुर, वर्तमान रंगपुर की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, ठीक है ना। अब ज़्यादातर हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, सारे गुजरात में ही है। तो ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो किस राज्य से मिले, तो किस राज्य से मिले, गुजरात से। इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ से अपने को मेन एक चीज़ मिली है, वो क्या है, धान की भूसी, ठीक है ना, ये अपने को याद रखना है। जैसे अपन मालवी भाषा में देखें, ठीक है ना, जैसे मालवी वगैरह में हम लोग देखें तो आप लोगों को पता हो जो सूखला होता है ना गेहूं का, उसी प्रकार से धान की भूसी है ना, यानी धान जब ये क्या बोलते हैं निकालते वगैरह तो उसका जो कचरा बचता है उसे बोलते हैं धान की भूसी, या अपन देशी भाषा में बोले तो सूखला बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले अपने को, तो रंगपुर से मिले। बस इसके बारे में आपको ये याद रखना है। और कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, ये तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कौन सा है, सूत कांगेडोर, कौन सा है, सूत कांगे डोर। अब सूत कोंगेडोर भी आ जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ना, सूत कांगेडोर बोले या सूत कोंगेडोर बोले बात एक ही है ना, दोनों एक ही वर्ड है। अब इसके बारे में देखो, इसके बारे में बताने से पहले मैंने आपको तीसरी क्लास में एक ट्रिक बताई थी, सम बराबर एडी बताई थी, सम बराबर एडी, यानी सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है, बिल्कुल उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, पूर्व हिस्सा और मध्य। तो सम में नाम आ रहा था ना, स से सूत कांगेडोर, म से मांडा, ए से आलमगीर और डी से क्या था, दायमाबाद, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रिक बताई थी मैंने, ड छे पर भारत में नहीं, यानी डच कहाँ के निवासियों को बोला जाता है, तो जो नीदरलैंड के जो निवासी उनको डच बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है कि ड छे पर भारत में नहीं, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो इसको अपने को यही याद करना। ये सूत कांगेडोर किस नदी के किनारे था, दाश्क नदी के, मांडा किस नदी के, चिनाब नदी, आलमगीर हिंडन नदी, दायमाबाद प्रवरदा या गोदावरी नदी के, है ना। ये पिछली क्लास में मैंने आपको डीप में बता दिया था। तो सूत कोंगेडोर की क्या विशेषता थी, तो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, जैसे अपन भारत को देखें तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है। उसी प्रकार से उस टाइम जब सिंधु सभ्यता फैली हुई थी तो इसका सबसे पश्चिमी किनारा कहाँ था, तो सूत कोंगेडोर था। कहाँ था, सूत कोंगेडोर। तो वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है ना, पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या क्या चीज़ें मिली, तो यहाँ से अपने को 2 चीज़ें याद रखनी, क्या क्या, कि सूत कोंगेडोर जो अपने को जो साक्ष्य मिले वो मिले, एक तो मिला है घोड़े का कंकाल, क्या मिला है, घोड़े का कंकाल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में घोड़ा था या नहीं, है ना, तो स्वाभाविक सी बात है घोड़े का कंकाल मिला है, तो इसका घोड़ा कहीं ना कहीं होगा तभी ना कंकाल मिला है, ठीक है ना। तो घोड़े के कंकाल का साक्ष्य अपने को कहाँ से मिला है, तो सूत कोंगेडोर से मिला है। नेक्स्ट बात करें यहाँ से, तो यहाँ से अपने को मिला है कलश शवाधान, क्या मिला है, कलश शवाधान, यानी जो शव, देखो अपनों ने हड़प्पा उसमें पढ़ा था पूरा पाषाण या मध्य पाषाण काल में, कि मध्य पाषाण काल से ही मानव ने क्या कर दिया था, अंत्योष्टि कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये तो क्या है, मध्य पाषाण काल के बाद की बात हो रही है, आदि इतिहास। तो वहाँ पे लोगों ने को दफनाना स्टार्ट कर दिया था, है ना। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो दफनाया होगा, हिंदू धर्म की बात करें तो जलाया होगा, मुस्लिम धर्म की बात करें तो दफनाया होगा। तो यहाँ से जो अपने को साक्ष्य मिले वो काय के मिले, कलश शवादान, यानी शव को कलश में रखा गया था, यानी शव को, यानी कंकाल वगैरह कहाँ रखा गया था, कलश में रखा गया था। तो कलश शवादान के साक्ष्य अपने को कहाँ से मिलते हैं, सूत कांगेडोर से। तो सूत कांगेडोर से अपने को 2 चीज़ें याद रखनी, क्या क्या, एक तो घोड़े का कंकाल और एक और क्या याद रखना है, कलश शवादान, ठीक है। इतना याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
सबसे लास्ट जो स्थल बच रहा है वो कौन सा है, तो सबसे लास्ट वाला स्थल है लोथल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, सबसे पहले कि वर्तमान में लोथल किस राज्य में स्थित है, तो वर्तमान में जो लोथल है ये गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, मैंने क्या बोला है, अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, आपको तुक्का लगाना है, तो ज़्यादातर आप लोग गुजरात लगा दे रहा। अगर नहीं याद आ रहा, पहली बात तो आपको याद करना है, बाई चांस कभी नहीं याद आता है तो 250 में से 200 स्थल तो अकेले गुजरात में ही मिले हैं, तो ज़्यादातर कहाँ से मिले, गुजरात में। दूसरी बात, लोथल जो मिला गुजरात में, ये किस नदी के किनारे, तो ये मिला, ये जो था ये भोगवा नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था, भोगवा नदी। दूसरी बात, यहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह था, यानी लोथल जो था एक बंदरगाह शहर था, और बंदरगाह को क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा। तो कभी कभी गोदीवाड़ा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है ना, बंदरगाह वाली जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि भारत का प्रथम बंदरगाह कौन सा है, यानी वर्तमान वाला। तो वर्तमान वाला अलग हो जाएगा। अगर ऑल ओवर की बात करें कि पूरे भारत का, ये अभी तक भारत में सबसे पहला बंदरगाह कौन सा था, तो कौन सा था, लोथल बंदरगाह। कौन सा था, लोथल। यानी भारत का प्रथम गोदीवाड़ा कौन सा हो गया, बंदरगाह। दूसरी बात, आजकल जो जितना भी बिजनेस वगैरह होता है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो वो ज़्यादातर कैसे होता है, 60 से 70% जल मार्ग द्वारा होता है। किसके द्वारा, समुद्र के द्वारा होता है। तो जब समुद्र वगैरह के होगा तो बंदरगाह के यूज़ आएगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पर भी बिजनेस वगैरह जो होता था, विदेशी व्यापार, तो वो भी कहाँ से हुआ होगा, उसके भी साक्ष्य अपने को कहाँ से मिले, तो वो भी कहाँ से मिले, लोथल से मिले। क्वेश्चन पूछ, देखो बंदरगाह से याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ बंदरगाह था तो स्वाभाविक सी बात है बिजनेस हुआ होगा, तो बिजनेस कैसा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हुआ होगा। तो जब बंदरगाह होगा तो विदेशी व्यापार के साक्ष्य अपने को कहाँ से मिले, वो भी लोथल से मिले। दूसरी बात, ठीक है, तो ये एक बंदरगाह है। दूसरी बात क्या है, ये एक विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले। तीसरी बात, यहाँ से जब सिंधु सभ्यता वगैरह चल रही थी तो फारस से भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, तो यहाँ से बिजनेस वगैरह हुआ करता था। तो उस टाइम क्या है, जैसे मान लो अपने को कुछ बेचना है तो वो पैसे देंगे, अपन माल देंगे, तो उस टाइम अपने को क्या है, फारस की मोहरें यहाँ से देखने को मिली। क्या मिली है, फारस की मोहरें अपने को कहाँ देखने को मिली है, यानी फारस की मोहरे के साक्ष्य अपने को कहाँ से मिले, तो वो भी कहाँ से मिले, लोथल से मिले। ठीक है ना, फारस की मोहरे के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से मिले। दूसरी बात, जब यहाँ पे व्यापार वगैरह हो रहा था, बिजनेस वगैरह होता था, तो स्वाभाविक सी बात है तोल मोल भी होता होगा, माप तोल भी होता था। तो माप तोल का जो बाट है वो भी अपने को कहाँ से मिला है, तो वो भी अपने को यहीं से मिला है। कहाँ से मिला है, माप तोल में जो यूज़ करते बाट, माप तोल का बाट, तो वो भी कहाँ से मिला अपने को, तो वो भी अपने को लोथल से ही मिला है। तो लोथल से अपने को ये चार बातें याद रखनी है। क्या क्या रखनी है, कि यहाँ एक ये लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था, ये भोगवा नदी के किनारे था। दूसरी बात, यहाँ से विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले। तीसरी बात, यहाँ से फारस की मोहरे के साक्ष्य मिले। चौथी बात, माप तोल का बाट भी अपने को कहाँ से मिला है, तो वो भी कहाँ से मिला है, लोथल से। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है यहाँ से, कि यहाँ से अपने को क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है युगल शवाधान। क्या मिला है, युगल शवाधान। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सूत कांगेडोर जो अपनों ने देखा था उसमें क्या था, उसमें कि कलश शवाधान था। क्या था, कलश शवाधान। लेकिन यहाँ पे क्या है, युगल शवाधान। युगल शवाधान का मतलब क्या है, कि अपने को जो कंकाल वगैरह जो मिले हैं, कंकाल वगैरह यानी एक ही कब्र में से दो कंकाल एक साथ मिले, एक ही कब्र से दो कंकाल। जब कंकाल वगैरह होते हैं, जब इनको ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फोरेंसिक वाले या कोई भी हो, इसका अपन जेंडर पता नहीं कर पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है ना, तो अभी फोरेंसिक लैब वगैरह साइंस इतना डेवलप हो गई है, अब थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन कंकाल के द्वारा किसी का जेंडर पता नहीं कर सकते हैं। कंकाल के द्वारा वो ज़्यादा काफ़ी टाइम हो चुका हो तो यहाँ से ऐसे भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि जब दो शव एक साथ दफनाए गए हो, जब दो शव एक साथ दफनाए गए तो हो सकता है यह सती प्रथा रही हो। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता में वह कौन सा स्थल है जहाँ पर दो शव एक साथ दफनाए गए हो, या हो सकता है यहाँ सती प्रथा रही हो। सती प्रथा का मतलब है कि किसी महिला का पति अगर मर जाता है तो उसके साथ में उसकी पत्नी को भी दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, यही सती प्रथा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं, लोथल से देखने को मिलते हैं। चलो ठीक है, तो अपनों ने कितने, ये 10 स्थल मेन देख लिए। कौन कौन से, देखो ये वाले, ये कौन कौन से,
10 स्थल जो देखे थे, हड़प्पा था पहला, दूसरा चन्हूदड़ो था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले इसकी खोज होने की वजह से सिंधु सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया था। दूसरा था चन्हूदड़ो, इसकी खोज किसने करी थी, तो इसके गोपाल मजूमदार ने करी थी। यहाँ से जितनी भी चीज़ें मिली है 4-5 वो महिलाओं से रिलेटेड मिली है, जैसे मेकअप का सामान हो गया, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो निशान मिले वो भी यहीं से मिले। मोहनजोदड़ो, इस सब में जो सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो था। यहाँ से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कांसे की मूर्ति यहाँ से मिली है, कुछ बहुत सारी चीज़ें मिली है जो पिछले वीडियो में बता दिए। चौथा जो पड़ा था रोपड़, ये किस नदी के, तो सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी। बाकी ये सारी चीज़ें कितने 10 से अपनों ने स्थल देख लिए, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि 10 स्थल इसमें पढ़ा दिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है।